ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलआईसी का जो एग्ज़ाम होता है इसको कैसे क्वालिफ़ाई करें। तो सबसे पहले इसको जान लें कि जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो 50 होते हैं और आपको पास करने के लिए चाहिए होता है 17 आउट ऑफ 50। ठीक है, और ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी 50 क्वेश्चंस हैं आपको सभी क्वेश्चंस को टिक करना है, आए या नहीं आए। तो मान लीजिए कि अगर आपका 10 से 12 से लेकर 15 सही भी होता है, मतलब सही आता है, बाकी नहीं आता है, 30 से 35 मान लीजिए कि आपको नहीं आता है, लेकिन आप नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से जो भी टिक करेंगे उसमें से अगर 5-7 भी सही हो गया तो आराम से आपका 17 आ जाएगा। तो ये आप जान लें। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब सवाल कैसे आते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। हाँ, एक चीज़ और कि इसको आपको बनाना होता है कि एक घंटे में टोटल 50 क्वेश्चंस रहते हैं। आपको उसके पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद आपका 17 से ज़्यादा आ जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चंस रहते कैसे हैं। सबसे पहले बात है कि ये एलआईसी का एग्ज़ाम है या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का एग्ज़ाम है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी का एग्ज़ाम है तो इंश्योरेंस से ही रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो आइए समझते हैं कि अब क्या करना होगा। देखिए, इंश्योरेंस को अब समझते हैं। हिंदी में इसको हम बीमा कहते हैं। ठीक है, अब बोल सकते हैं हाँ या ना। हाँ। इंश्योरेंस बीमा। अब ये इंश्योरेंस जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को हम जीवन बीमा कहते हैं और जनरल इंश्योरेंस को सामान्य बीमा कहते हैं। ठीक है, या इसको जीवन का उल्टा इसको गैर जीवन बीमा भी कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी कितनी है। तो लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ, आइए इसको एक मैं आपको समझा दूं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जीवन का बीमा करती है, जिसमें जीवन है, व्यक्ति का, आपका, हमारा इंश्योरेंस होता है उसमें। और जो सामान्य बीमा कंपनी है गैर जीवन, जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें आपके मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस होता है, आपके गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, जिसमें जीवन नहीं है उनका। अब आइए यहाँ पे चर्चा करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं कितनी। तो लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है उनकी संख्या कितनी है, 24। और जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनकी संख्या 33 प्लस, मतलब इसी आसपास में, एक दो ज़्यादा के आसपास है। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब देखिए, अब होता ये है कि इन कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है IRDA। अब इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई, उसकी चर्चा करते हैं हम। देखिए, आज़ादी के पहले बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज थी जो जीवन का काम करती थी, यानी कि जीवन बीमा के कारोबार में थी, लाइफ इंश्योरेंस का काम करती थी। तो उनका जो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उनका यानी कि नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण उनका कर दिया गया 1 सितंबर 1956 को। कब किया गया, 1 सितंबर 1956 को। जो भी ये प्राइवेट जीवन बीमा कंपनियां थी, और 1 सितंबर 1956 को उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और एक संस्था बनाई गई जिसका नाम दिया गया LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ
इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि LIC। अब सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो जवाब आपका होगा 1 सितंबर 1956 को। सवाल ये भी पूछा जाए कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई, तो 1 सितंबर 1956 को। उसी तरीके से जो छोटी छोटी कंपनियां थीं जो जनरल इंश्योरेंस का काम करती थी, यानी कि घर का, मोटरसाइकिल का, गाड़ी का इंश्योरेंस करती थी, जनरल इंश्योरेंस का काम करती थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया कब, उनका नेशनलाइजेशन कब हुआ, राष्ट्रीयकरण 1972 में। ये सवाल भी पूछा जाएगा। और इन सबको मिला के जो एक कंपनी बनाई गई, सरकारी कंपनी, उसका नाम दिया गया GIC। तो ये जो प्राइवेट कंपनियां थी, इनको मिला के एक सरकारी संस्था LIC बीमा कंपनी बनाई गई। उसी तरीके से जनरल इंश्योरेंस जो कंपनियां थी, उनको मिला के उनका नेशनलाइजेशन करके 1972 में GIC की स्थापना हुई। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अब आइए बात करते हैं, जैसे आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकिंग क्षेत्र, उसका बॉस कौन है, यानी कि बहुत सारे बैंक है, प्राइवेट बैंक है, निजी बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, नहीं, तो इनका बॉस कौन है, इनको रेगुलेट कौन करता है, इनको कंट्रोल कौन करता है, कौन करता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरीके से जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो हैं, जिसमें आपको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये 24 है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और ये 33 के आसपास है। तो इनका बॉस कौन है, इन कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है, इनको कौन कंट्रोल करता है, उसी संस्था का नाम है IRDA। आगे बढ़ते हैं। अब IRDA की स्थापना कब हुई, ये क्या काम करता है, IRDA की चर्चा करते हैं। IRDA, इसकी स्थापना हुई 1999 में। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, I से होता है इंश्योरेंस, R से रेगुलेटरी, D से होता है डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA का फुल फॉर्म क्या हुआ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बीमा, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, हिंदी में इसका मतलब हुआ भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। ये क्या करता है, विनियामक का काम करता है, उनको कंट्रोल करता है, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका बॉस है ये, उनको कंट्रोल करता है। तो इसे दो सवाल पूछा जा सकता है कि IRDA की स्थापना कब हुई, तो 1999 में। इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया LIC के बारे में और GIC के बारे में। जो LIC जो सारी इंश्योरेंस कंपनी थी, जो लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा का काम करती थी, उनका विलय करके LIC बनाई गई। उसी तरीके से जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, उनका विलय करके GIC की स्थापना की गई। तो सवाल पूछे कि LIC किस प्रकार की कंपनी है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की, यानी कि सार्वजनिक का मतलब समझे आप कि सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी है, जीवन बीमा कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकारी समझ लें आप, जीवन बीमा कंपनी है ये। उसी तरीके से GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। अब सवाल ये पूछता है कि GIC और क्या काम करता है, तो GIC जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, LIC जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। तो GIC पुनर्बीमा का काम भी करता है, पुनर्बीमा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं री इंश्योरेंस। अब आप कहेंगे कि ये पुनर्बीमा क्या है, आइए मैं पुनर्बीमा समझाऊँ आपको। देखिए, पुनर्बीमा
दो शब्द से बना है पुनः बीमा। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने एक पॉलिसी ली है जीवन लाभ और दूसरी पॉलिसी आपने जीवन लक्ष्य ले ली तो ये पुनर्बीमा हो गया, नहीं। पुनर्बीमा का मतलब ये हुआ कि जब एक बीमा कंपनी अपना खुद बीमा करवाए, अपना स्वयं का बीमा करवाए, स्वयं का जब इंश्योरेंस करे तो उसको हम बोलते हैं पुनर्बीमा। अब इसका क्या मतलब हुआ, जब एक बीमा कंपनी अपना स्वयं का बीमा करवाए। अब सोचेंगे ऐसा कि ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए कि कोई XYZ नाम की एक कंपनी आई जो एक शहर में, मान लीजिए कि बेतिया में 10,000 लोग, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 10,000 लोगों का इंश्योरेंस किया, ठीक है। और बेतिया में आ गया क्या, भूकंप, और इस 10,000 लोगों में से मान लीजिए कि 5,000 लोगों की मृत्यु हो गई। अब तो इस बीमा कंपनी के ऊपर 5,000 लोगों का पेमेंट करना पड़ेगा, एक तो बहुत बर्डन आएगा। तो इस बीमा कंपनी अपने बर्डन से बचने के लिए बीमा अपना इंश्योरेंस करवा लेती है कि ऐसी कभी स्थिति आ जाए तो वो इससे बाहर निकल जाए, उसको पेमेंट खुद ना करना पड़े, उसके बदले कोई और कर दे। जैसे हम इंश्योरेंस कराते हैं ना कि हमारे नहीं रहने पे हमारे परिवार को एक अच्छा इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, उसी तरीके से जब एक बीमा कंपनी अपना खुद का बीमा करवाए तो उसको हम कहते हैं पुनर्बीमा। अब सवाल ये पूछता है कि GIC जो कंपनी है ये पुनर्बीमा कंपनी के तौर पे काम करती है। इसका मतलब ये जो GIC है बीमा कंपनियों का भी बीमा करती है, LIC का भी बीमा करेगी, दूसरी जो कंपनियां हैं उनका भी ये बीमा करेगी GIC कंपनी। तो सवाल ये पूछेगा कि आज GIC किस तौर पे काम कर रही है, पुनर्बीमा कंपनी के तौर पे काम कर रही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बीमा करता है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का बीमा कंपनी है। तो क्वेश्चन पढ़े आप पहला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बीमा करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब ये होता है कि सरकारी क्षेत्र का, तो इसमें से बीमा करता सार्वजनिक क्षेत्र का बीमा करता कौन सा हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC जो है सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी है, ठीक है। अब पढ़ें आप दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में बीमा उद्योग का नियामक रेगुलेटर कौन है। रेगुलेटर कौन है, रेगुलेट करने का मतलब कंट्रोल करना, तो कौन सा बीमा उद्योग का रेगुलेटर है, कौन कंट्रोल करता है, मैंने बताया ना IRDA, जिसका हिंदी में मतलब होता है भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। एक टर्म जो मैं नहीं बता पाया था वो तीसरा क्वेश्चन आप पढ़ें, मैं बताता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफर से संबंधित है। जोखिम ट्रांसफर, अच्छा जोखिम ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ कि आपने अपना जोखिम किसी और को ट्रांसफर कर दिया कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसके बारे में आप सोचना नहीं। तो जोखिम ट्रांसफर कर देना, आपने अपना रिस्क जो है वो क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, आपने बीमा करवा लिया। कहने का मतलब कि आपने बीमा कंपनी को क्या दिया, प्रीमियम दिया, और बदले में बीमा कंपनी ने आपका रिस्क उठा लिया, आपने अपना रिस्क जो है बीमा कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो सवाल ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफ़र से संबंधित है। इसका क्या जवाब होगा फिर, बीमा, ठीक है। हाँ। चौथा सवाल पढ़ें, निम्नलिखित परिदृश्यों में किसके लिए बीमा की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्शन पढ़ें, क परिवार का एकमात्र कमाने वाला जिसकी असामयिक मृत्यु हो सकती है। ख किसी व्यक्ति का पर्स गुम हो सकता है। ग शेयर मूल्यों में बहुत तेजी से गिरावट आ सकती है। प्राकृतिक टूट फूट से घर का मूल्य कम हो सकता है। हाँ। तो किन परिदृश्य में आपको लगता है कि बीमा की आवश्यकता हो सकती है। देखिए, घर का मूल्य कम हो जाएगा, इसके लिए आपको बीमा करवा सकते हैं, लेकिन ये
किसके लिए बीमा की आवश्यकता हो सकती है, आप चारों ऑप्शन में जो सुटेबल, जो सबसे अच्छा विकल्प होगा उसी को चुनना है आपको। ये घर की कीमत कम हो जाएगी, ये सही विकल्प नहीं है। शेयर मूल्य में गिरावट हो जाएगी, इसका इंश्योरेंस नहीं होता है। आपका पर्स गुम हो जाए, इसका भी इंश्योरेंस नहीं होता है। लेकिन परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति जिसकी असामयिक मृत्यु हो जाए, तब तो परिवार का एकमात्र कमाने वाला आदमी है, उसी की अगर मृत्यु हो जाए फिर तो परिवार जो है वो सड़क पे आ जाएगा, परिवार की स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। तो इस केस में यहाँ पे इसका जवाब होगा क, कि इस व्यक्ति को बीमा करवाने की बहुत आवश्यकता है। परिवार का एकमात्र कमाने वाला जिसकी असामयिक मृत्यु हो सकती है, इसके लिए बीमा की आवश्यकता बहुत है। तो इसका जवाब होगा क। इसका जो पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा नहीं, बीमा करता यानी कि बीमा कंपनी द्वारा प्रायोजित है। तो इसका जवाब होगा जन आरोग्य, जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला जो काम होता है जन आरोग्य का, वो जो सरकार नहीं करती है बल्कि बीमा कंपनी। अब तो सरकारें भी ऐसा विकल्प लेके आ गई हैं कि अब लोगों का भी इंश्योरेंस कर रही हैं कि उनके हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है। अब इसमें से ये क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़े आप। 9 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत डैश से हुई थी। बॉटमरी, लॉयड्स, रोड्स, मल्होत्रा। आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत जो है वो लॉयड्स से हुई थी। लॉयड्स एक जगह है जहाँ से जो जो जिस प्रिंसिपल पे ये आधुनिक इंश्योरेंस काम करता है, मॉडर्न इंश्योरेंस काम करता है, उसकी शुरुआत लॉयड्स एक जगह है वहाँ से हुई थी। तो आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत लॉयड्स से हुई थी, इसका जवाब होगा हाँ। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़े आप। बीमा के संदर्भ में जोखिम अपने पास रखना ऐसी परिस्थिति की ओर संकेत करता है जहां पहला क, हानि या नुकसान की संभावना नहीं है। ख, हानि उत्पन्न करने वाली घटना का कोई मूल्य नहीं है। ग, संपत्ति को बीमा की सुरक्षा प्राप्त है। ख, घ, व्यक्ति स्वयं ही जोखिम एवं उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय करता है। ये चौथा ऑप्शन है। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा क्या कि जोखिम ट्रांसफ़र यानी कि रिस्क आपने अपना ट्रांसफ़र कर दिया, आपका इंश्योरेंस हो गया, आपके नहीं रहने की स्थिति में आपके परिवार को एक पूंजी मिलती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि रिस्क ट्रांसफ़र नहीं करना, अपना रिस्क जो है अपने पास रखना, कि जोखिम अपने पास रखना यानी कि अपना इंश्योरेंस नहीं करवाना। इसका क्या मतलब, ये उसका उल्टा हो गया। जो था जोखिम ट्रांसफ़र का मतलब हुआ कि बीमा करवाना, और जोखिम अपने पास रखना इसका मतलब हुआ कि बीमा नहीं करवाना। तो जब आदमी बीमा नहीं करवाएगा तो इसका क्या मतलब होगा कि व्यक्ति स्वयं ही जोखिम एवं उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय करता है। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। 12 नंबर, 400 घरों में से प्रत्येक का मूल्य रुपए 20,000 औसतन 4 घरों में प्रति वर्ष आग लग जाती है, जिससे कुल रुपए 80,000 की हानि होती है। इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के मालिक को वार्षिक रूप से कितना अंशदान करना होगा? क, रुपए 100। ख, रुपए 200, 280 और 400। हाँ 80 और घ 400। अब देखिए 400 घर है, मान लीजिए किसी कॉलोनी में 400 घर है और प्रत्येक घर की कीमत कितनी है? 20,000 रुपये है। और ऐसा होता है कि औसतन एवरेज जो है 4 घर में प्रति वर्ष आग लग जाती है, जिससे 20,000 गुना 4 यानी कि 80,000 का नुकसान हो जाता है। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए कि हर साल 4 लोगों के घरों में आग लग जाती है, 80,000 का नुकसान हो जाता है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था करें हम लोग कि एक फ़ंड बनाया जाए जिसका भी 4 आदमी का घर जलता है उसको पैसे, इस फंड से पैसा दे दिया जाए और उसका घर बन जाए। तो सवाल ये है कि इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के मालिक को वार्षिक रूप से कितना अंशदान करना पड़ेगा? 80,000 चाहिए आपको, 400 घर हैं, नहीं 80,000 चाहिए और 400 घर हैं, तो भाग लगा दीजिए, यानी कि 200 रुपये एवरेज चाहिए। हर आदमी अगर 200 रुपये का हर साल देगा तो 80,000 रुपये बन जाएगा। और किसी 4 आदमी का घर जला, उसको 20,000 रुपये दे दिया गया। तो 80,000 की क्षतिपूर्ति कैसे हो गई कि 400 घर के लोग अगर 200 रुपये अंशदान करें तो क्षतिपूर्ति हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? हाँ। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़े आप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
क बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। ख बीमा एक व्यक्ति के जोखिम किसी अन्य व्यक्ति के पास अंतरित करने की विधि है। ग बीमा कुछ लोगों की हानि को कुछ लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। घ बीमा कुछ व्यक्तियों के लाभ को कई व्यक्तियों में अंतरित करने की विधि है। देखिए, बीमा किस सिद्धांत पे काम करता है? अब सोचिए, जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन है कि 400 घर हैं, सबने 200 रुपये दिया तो 80,000 बन गए। उसमें से किसी 4 आदमी का घर जला तो सबको पैसा दे दिया गया। अब सोचिए कि 400 घर हैं और 400 में से 300 घर में आग लग जाए, तो फिर तो कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। तो बीमा इस सिद्धांत पे काम करता है कि बहुत लोग मिलके कुछ लोगों की मदद करें। हाँ, कुछ लोग मिलके बहुत लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? 396 घर अगर जल जाए तो 4 लोग मिलके कैसे सबका घर बनवाएंगे? नहीं बनवाएंगे, वो नहीं कर कितना भी सकते, पैसा जमा मुश्किल है। करें, मुश्किल है। तो बीमा इस सिद्धांत पे काम करता है कि कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने, ये विधि जो है इसी सिद्धांत पे बीमा काम करता है। बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। इसका जवाब होगा क। क्लियर? हाँ, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? बताइए, अभी मैंने बताया। हाँ, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA किस वर्ष? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको हालांकि देगा 2000, लेकिन इसका सही जवाब होगा 1999 में IRDA की स्थापना हुई थी। मल्होत्रा कमेटी कुछ भूल जाइए आप। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय जीवन बीमा निगम किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। 56 को हुई थी। और 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम स्थापित हुई थी संसद के कानून से। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। भारत सरकार ने गैर जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया? गैर जीवन का आपको मैंने बताया, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 सितंबर 1956 को, LIC की स्थापना हुई थी। और गैर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1972 में और GIC की स्थापना हुई थी। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आज डैश के तौर पर कार्य कर रही है। हाँ, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उन्होंने बताया ना GIC किस तौर पे आज काम कर रही है। वो इतनी बड़ी कंपनी है कि बीमा कंपनियों का भी बीमा करती है, तो पुनर्बीमा कंपनी के तौर पे काम करती है। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। भारत में स्थित सभी जीवन बीमा कंपनियां IRDA इरडा के के नियंत्रण में कार्य करती है, सिवाय डाक बीमा कंपनी। पोस्टल इंश्योरेंस जो है वो IRDA के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा डाक बीमा कंपनी जो है IRDA के नियंत्रण में कार्य नहीं करती है। चलिए अब क्वेश्चन पेज नंबर निकालिए 15। पहला क्वेश्चन पढ़िए। ग्राहक के आजीवन मूल्य का क्या मतलब है? क ग्राहक को उसके जीवन काल में सेवा मैं समझा प्रदान देता करने हूँ। हुए। ग्राहक का आजीवन मूल्य, मान लीजिए कि आपने आप एजेंट बने, LIC का काम आपने शुरू किया और किसी का आपने इंश्योरेंस किया। आपने उस आदमी का इंश्योरेंस किया और आप उसको भूल गए, तो उस व्यक्ति से एक ही पॉलिसी मिलके आपको रह गई नहीं। हाँ, अगर उससे आप रिलेशन बना के रखते हैं, उसका टाइम से जो रसीद जमा करके उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे रिलेशन आपका बना हुआ है, तो इसका ये बेनिफिट होगा कि उनके माध्यम से और पॉलिसी आपको मिल सकती है, उनके परिवार में और पॉलिसीज मिल सकती हैं आपको। तो सवाल ये पूछता है कि ग्राहक के आजीवन मूल्य उसका क्या है। इसका जवाब ये हुआ कि वो आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहक के साथ एक दीर्घकालिक संबंध बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। तो एक ग्राहक का ये आजीवन मूल्य हुआ। एक ग्राहक का सिर्फ एक पॉलिसी से मतलब नहीं है, उसके माध्यम से कितना और आर्थिक लाभ आप ले सकते हैं, आप उसके साथ दीर्घकालिक संबंध बना के, तो वो उस व्यक्ति का आजीवन मूल्य हुआ आपके लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। उस परिदृश्य को पहचाने जहां बीमा की जरूरत पर एक बहस की आवश्यकता नहीं है। क संपत्ति बीमा, ख व्यवसाय दायित्व बीमा, ग तृतीय पक्ष के दायित्व के लिए मोटर बीमा, देखिए, अग्नि बीमा। अग्नि बीमा,
उस परिदृश्य को पहचाने जहां बीमा की ज़रूरत पे बहस की आवश्यकता नहीं है। बहस नहीं करना, आपको बीमा लेना ही लेना है। अग्नि बीमा, फायर इंश्योरेंस जो है आप कराएं, आपकी मर्जी है। नहीं कराएं तो इसका कुछ नहीं है। आप अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कराएं, नहीं कराएं, आपकी मर्जी है। संपत्ति, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, लैपटॉप है, घर है, जो भी संपत्ति है आपकी मर्जी है, आप कराएं या नहीं कराएं। लेकिन आपके पास मोटर कार है, बाइक है, कार है, उसका इंश्योरेंस आपको करवाना ही है। आप पुलिस वाले को ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी गाड़ी है, इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, आपको क्या मतलब इससे। आप ऐसा नहीं बोल सकते, आपको जुर्माना देना पड़ेगा ही अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया तो। यानी कि आप इस बाइक मोटर बीमा अनिवार्य है, आपको करवाना ही पड़ेगा, इसके लिए बहस की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ और सीखते हैं, उसको पहले समझ ले हम लोग, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये क्या है? इसे क्वेश्चन एक रहेगा ही। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये है आपका 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। जैसे मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, कोई भी कंज्यूमर है, उसके कुछ अधिकार है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो उसी के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1986, जो उपभोक्ता की कोई जो भी शिकायत है उसकी सुनवाई करता है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। अब आइए इसमें क्या होता है। जैसे कंज्यूमर कौन कौन सा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पैंट खरीदा, आप उस कंपनी के कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, आप उपभोक्ता हैं। आपने कोई मान लीजिए एक लैपटॉप लिया, आपने कोई मोबाइल फ़ोन लिया, आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने कोई जूता खरीदा, आपने कोई इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली। आप क्या हैं? उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, और आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो आपको शिकायत करने का अधिकार है। इसी के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। ये 3 लेवल पे काम करता है। एक जिला लेवल पे काम करता है, दूसरा राज्य स्तर पे काम करता है, और तीसरा राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है। तो जिला स्तर पे काम करता है, इसको जिला फोरम बोलते हैं, और राज्य स्तर पे जो ये अधिनियम काम करता है उसको राज्य आयोग बोलते हैं, स्टेट कमीशन, जिला फोरम, राज्य आयोग, और राष्ट्रीय स्तर पे जो इकाई काम करती है इसकी, उसको राष्ट्रीय आयोग बोलते हैं, राष्ट्रीय आयोग बोलते हैं, नेशनल कमीशन। ये हो गया डिस्ट्रिक्ट फोरम, ये हो गया राज्य आयोग, स्टेट कमीशन, ये राष्ट्रीय आयोग यानी कि नेशनल कमीशन। अब क्या है कि जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, सबका अपना अपना लिमिट है कि इस लिमिट के भीतर ही उनको काम करना है। अब आपकी क्षतिपूर्ति का दावा अगर 20 लाख रुपए तक है, कितना तक? 20 लाख तक, तो आप जिला फोरम में शिकायत करेंगे। आपका मामला क्षतिपूर्ति का दावा जो है 20 लाख तक है तो आप जिला फोरम में जाएंगे। 20 लाख से लेके 100 लाख यानी कि 1 करोड़ तक का मामला है। यानी कि जिला का मामला कितना है? जिला फोरम का 20 लाख तक का क्षतिपूर्ति का दावा है, वो जिला फोरम में जाएगा। दूसरा राज्य आयोग जो है ये 20 लाख से 100 लाख यानी कि 1 करोड़ तक, 20 लाख से 1 करोड़ तक का मामला जो है वो कहाँ सुना जाएगा? राज्य आयोग में। और तीसरा है राष्ट्रीय आयोग। इसमें क्षतिपूर्ति का दावा अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आप कहाँ शिकायत करेंगे? राष्ट्रीय आयोग में शिकायत करेंगे। ठीक है, आप मुझे बताएं कि अगर मामला क्षतिपूर्ति का दावा, कोई भी आप कंज्यूमर हैं, कोई भी आपने सामान खरीदा है, अगर क्षतिपूर्ति का दावा आपका 70 लाख रुपए का है तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ शिकायत करेंगे? राज्य आयोग में। राज्य आयोग में बिल्कुल जाएंगे। 1 करोड़ 40 लाख का मामला है तो कहाँ जाएंगे? राष्ट्रीय आयोग में। राष्ट्रीय आयोग में जाएंगे। और 14 लाख का मामला है तो हम जिला फोरम में जिला फोरम में जाएंगे।
ठीक है, इसमें कोई भी कंज्यूमर उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। ये चीज़ ध्यान दें आप कि जैसे मैंने बताया कि कोई भी वो पैंट का, लैपटॉप, मोबाइल, कार, शूज़ पॉलिसी का ग्राहक है, वो यहाँ पे शिकायत कर सकता है। कोई पॉलिसी का भी ग्राहक है, किसी बीमा कंपनी से आपने पॉलिसी ली है, तो आप अपने अधिकार क्षेत्र मतलब उस इकाई के अधिकार क्षेत्र के हिसाब से आप वहाँ पे अपनी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात जिला फोरम की। अब बात करते हैं कि एक और संस्था है जिसका नाम है बीमा लोकपाल। बीमा लोकपाल, जिसको इंग्लिश में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन कहते हैं। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, बीमा लोकपाल। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें लोकपाल का मतलब एक न्यायालय, एक इकाई, न्याय की एक इकाई। तो इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें सिर्फ बीमा से ही संबंधित शिकायत सुनी जाएगी बीमा लोकपाल में। ठीक है, बीमा लोकपाल में सिर्फ बीमा से संबंधित, और इसका जो लिमिट है वो कितना है, 20 लाख तक है। जिला फोरम के बराबर ही बीमा लोकपाल का लिमिट है, लेकिन इसमें सिर्फ बीमा से ही संबंधित शिकायत की जाएगी। तो ये बात समझ गए आप। बीमा लोकपाल के बारे में एक चीज़ और बता दें कि इसके साथ एक और कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन हो गया कि मामला 20 लाख के भीतर का हो तो ही आप बीमा लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि बीमा कंपनी, आप शिकायत क्यों करेंगे जब आपका मामला सुना नहीं गया है, आपको जो राशि मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है, तो उस बीमा कंपनी ने अस्वीकार कर दिया आपके मामले को। उस अस्वीकृति से 1 वर्ष के भीतर आपको बीमा लोकपाल में जाना पड़ेगा। कितने समय के भीतर? 1 वर्ष के भीतर आपको बीमा लोकपाल पहुंचना पड़ेगा। ये दूसरा कंडीशन है बीमा लोकपाल के साथ। एक और चीज़ है कि इसका कार्यालय जो है अभी 17 शहरों में स्थापित है। सवाल ये पूछे कि बीमा लोकपाल का कार्यालय कितने शहरों में, तो 17 शहरों में इसका कार्यालय स्थापित है। तो एक चीज़ और मैंने बताया कि बीमा से संबंधित शिकायत करनी है तो आप सिर्फ बीमा लोकपाल में जाएंगे, या आप जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग में जा सकते हैं। और एक चीज़ जैसे मैंने बताया कि IRDA के बारे में मैंने क्या बताया कि ये बीमा कंपनियों का बॉस है, तो आप किसी बीमा कंपनी के खिलाफ चाहें तो IRDA में भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन एक माध्यम है, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी होल्डर है, ये पॉलिसी होल्डर है और ये IRDA है, तो इसके खिलाफ शिकायत मतलब बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायत करनी है तो कोई पॉलिसी होल्डर डायरेक्ट IRDA में शिकायत नहीं कर सकता है। बीच में एक माध्यम बनाया गया है जिसको IGMS कहते हैं। क्या कहते हैं? IGMS। उसके माध्यम से पहले आपकी शिकायत IGMS में जाएगी और वहाँ से आपकी शिकायत IRDA तक पहुँचेगी। तो फिर ये सवाल पूछता है कि भाई IGMS का फुल फॉर्म बता दीजिए। IGMS, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है फुल फॉर्म इसका? इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम, एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली। आगे मिलेगा आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हम तो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप, ये इसमें से क्वेश्चन आपका रहेगा जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग और बीमा लोकपाल का क्या लिमिट है, इसको आप ठीक से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपका बनेगा इधर से। आइए कुछ क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ें आप। पहला क्वेश्चन, डैश का अधिकार क्षेत्र ऐसी शिकायतों पर ध्यान देने का है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख रुपए तक रहता है। बताइए, 20 लाख तक रुपए रहता है शिकायत? जिला फोरम। जिला फोरम सही जवाब। दूसरा जवाब बताइए, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। IGMS शब्द का विस्तार करें। इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। इनमें से कौन सी उपभोक्ता शिकायत निवारण एजेंसी 20 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक उपभोक्ता विवादों पर ध्यान देगी? इसमें है राज्य आयोग, स्टेट कमीशन। ठीक है, सही जवाब। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। निम्न, उसको रहने दीजिए। एक नंबर क्वेश्चन पढ़े आप। एक बीमा लोकपाल से संपर्क करने की समय सीमा क्या है?
इसका जवाब होगा 1 वर्ष के अंदर। बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकृति के 1 वर्ष के अंदर। बहुत बढ़िया। इसके लिए एक चीज़ और मैं बताऊं कि किसी जैसे 10 नंबर क्वेश्चन है कि लोकपाल में शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई फीस या शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है क्या, तो नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या निजी बीमा कंपनी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। और ये आप लोग अगर चाहें तो बाकी क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जैसे सारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप लोग पढ़ सकते हैं ऐसे। आइए अब ये हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं इसमें से। हाँ, एक बीमा, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है 7 नंबर, पेज नंबर आप देख लें, नहीं आगे गए। हाँ, इसका 7 नंबर क्वेश्चन निकालें। एक समग्र बीमा एजेंट क्या होता है? अब इसको मैं समझाऊं आपको। इसको बोलते हैं कंपोजिट एजेंट। कंपोजिट एजेंट क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जीवन बीमा कंपनी होती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और एक सामान्य बीमा कंपनी होती है। तो जीवन बीमा कंपनियों की संख्या मैंने बताई कि ये 24 है और ये 33 जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। तो कोई आदमी चाहे तो इस 24 में से किसी एक बीमा कंपनी में काम कर सकता है। उसके साथ साथ इन जो सामान्य बीमा कंपनी है उसमें भी किसी एक में वो काम कर सकता है। तो ऐसा एजेंट दो बीमा कंपनियों के लिए काम करता है, जिसमें से एक जीवन बीमा कंपनी हो सकती है और दूसरी सामान्य बीमा कंपनी में से एक हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक प्रकार की बीमा कंपनी में वो 2 में काम कर ले। समझ गए? जैसे जीवन बीमा कंपनी है 24, उसमें से किसी एक में ही आप काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति 2 बीमा कंपनियों में काम नहीं कर सकता। 2 बीमा कंपनियों में काम कर सकता है, जिसमें से एक जीवन बीमा कंपनी होनी चाहिए। अच्छा। और एक गैर जीवन बीमा कंपनी होनी गैर चाहिए। जीवन बीमा, यानी कि सामान्य बीमा कंपनी 33 है, उसमें से किसी एक में काम कर लें आप। लेकिन इस 33 में से किसी एक में चाहें कि एक से ज़्यादा में काम कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। इस 24 में से किसी 2 में काम कर लें, नॉट पॉसिबल। लेकिन एक में काम करते हुए आप दूसरे में भी एक में काम कर सकते हैं। तो ऐसे एजेंट को जो एक से अधिक बीमा 2 बीमा कंपनियों में काम करता है, जिसमें से एक जीवन बीमा हो सकती है और दूसरी ये सामान्य बीमा कंपनी हो सकती है। ठीक है, तो अब 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ें और उसका जवाब बताएं आप। एक समग्र बीमा एजेंट एक व्यक्ति होता है जो इसका जवाब होगा जो दो बीमा कंपनियों के लिए कार्य करता है, जिसमें से एक जीवन बीमा होती है, एक सामान्य बीमा कंपनी से ज़्यादा नहीं हो सकती। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक बीमा करता अपने एजेंटों का रिकॉर्ड, बीमा कंपनी अपने एजेंटों का रिकॉर्ड तब तक रखेगा जब तक कि वो उसके साथ काम कर रहा है। जब तक कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, आपका रिकॉर्ड रहेगा। आपके काम छोड़ने के अगले 5 वर्ष तक भी आपका रिकॉर्ड कंपनी रखती है अपने पास। तो वीडियो को अब रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो ज़रूर देखें आप।